चलिए, टॉपिक का नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूरी दुनिया में या फिर कहें यूरोप के अंदर जो आइडिया है नेशनलिज्म का वो कैसे आया था। तो हमने कहा था कि सब जो मुसीबत की जड़ है वो फ्रांस है। फ्रांस से ही सबके दिमाग में ये आया कि भैया हमें नेशन बनाना चाहिए, नेशनलिज्म चाहिए, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए या फिर जनता के द्वारा सरकार इलेक्ट होनी चाहिए, राजा बनना चाहिए। सारा आइडिया कहाँ से आया? फ्रांस के अंदर से आया। ठीक है, तो उसको पढ़ लेते हैं एक बार। ये वैसे हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, लेकिन उसका रिविजन हो जाएगा। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। पहली बार दुनिया में अगर कोई रिवॉल्यूशन नाम की चीज़ आई तो वो कहाँ से आई? फ्रांस से आई थी। और वो कब आई थी? 1789 में। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, आपको याद होगा, वॉज अ फुल फ्लैज्ड टेरिटोरियल स्टेट। ये जो फ्रांस था वो क्या था? एक फुल फ्लैज्ड यानी कि पूरा डेवलप्ड कंट्री थी, एक डेवलप्ड एरिया था, टेरिटरी थी, स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। किसके अंडर में था ये? एक एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर में था, यानी कि वहाँ पर सम्राट चलाता था, जो कुछ भी चलाता था वो कौन चलाता था? सम्राट। ठीक है, तो the political and constitutional changes that came in wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizen। कुल मिला के इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो पूरा जो हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए हैं यहाँ पर फ्रांस में, कुल मिला के बात ये हुई कि सारी पावर जो है वो किसके हाथ में चली गई? एक मोनार्क के हाथ से। कहाँ चली गई? सिटीजन के हाथ में। यानी कि एक मोनार्क के हाथ से पूरी पावर किसके हाथ में चली गई? सिटीजन्स के हाथ में। मोनार्क के हाथ से कहाँ चली गई? सिटीजन के हाथ में चली गई जो पावर है। यहाँ पे सॉवरेंटी वर्ड यूज हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बच्चा होता है संप्रभुता, यानी कि पावर। ठीक है, जो डिसीजन लेने की पावर्स होती है उसको हम कहेंगे सॉवरेंटी है। सुप्रीम पावर ऑफ अथॉरिटी जिसको कहते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं अपन उसको? सुप्रीम पावर ऑफ अथॉरिटी, या फिर द राइट ऑफ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ, यानी कि हमारे पास हमारे डिसीजन लेने की पावर है। ठीक है, पावर ऑफ डिसीजन, पीओडी, पावर ऑफ डिसीजन सॉवरेंटी का मतलब होता है। द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ का मतलब होता है आज से, यानी कि आज से आगे जो कुछ भी होगा उसको हैंसफोर्थ कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। कुल मिला के वो देश का जो है ना कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? नेशन को वो खुद कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और दूसरी बात इसकी डेस्टिनी यानी कि इसका जो आगे की किस्मत है वो खुद डिसाइड करेंगे। ये सारी बात उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आ गई। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत की अगर हम बात करें तो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स। जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने बहुत सारे तरीके अपना लिए। किस बात के तरीके? एंड प्रैक्टिसेस, बहुत सारे प्रैक्टिसेस that could create a sense of collective identity almost amongst the French people। वो चाहते थे कि उन्होंने हर वो तरकीब अपनाई, हर वो पैतरा अपनाया जिससे कि फ्रांस के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को एक समझे, ना कि अलग अलग समझे। ठीक है, द आइडिया ऑफ ला पेट्री, इसमें एक था ला पेट्री का आइडिया। ला पेट्री का मतलब क्या था? फ्रेंच लैंग्वेज में इसका मतलब होता था फादरलैंड, यानी कि ये जमीन किसकी? हमारे पापा की। कुल मिला के जैसे हम कहते हैं ना मातृभूमि, वैसे फ्रांस में चलता पापा की भूमि। ठीक है, एंड ले सिटियन का मतलब क्या होता है? द सिटीजन, कि तुम यहाँ के नागरिक हो बच्चों। कौन हो? नागरिक। ठीक है, तुम नहीं मतलब फ्रांस के लोग। emphasize the notion of a united community enjoying equal right under a constitution। तो यहाँ पर वो चाहते थे कि कुल मिला के सबके सब लोग क्या करें? एक कॉन्स्टिट्यूशन बने और सब एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करें वहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा नेशनलिज्म का मतलब यही होता है, कॉमन आइडेंटिटी एंड ऑल दैट। ठीक है, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर, वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। पहले जो भी उनका झंडा रहा होगा उसको हटाकर एक तिरंगा उनने, ट्राई कलर, उन्होंने भी तिरंगा अपना लिया, एक नया फ्लैग अपना लिया। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। जो स्टेट जनरल है, ठीक है, वहाँ का जो लीडर है वो किसके द्वारा चुना गया? वहाँ के एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। और रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, और वहाँ की जो भी नेशनल असेंबली थी उसका नाम भी उन्होंने बदल दिया। सब कुछ बदलने पे उतारू हो गए कौन? हमारे क्रांतिकारी। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, उन्होंने नए नए गाने लिखे। ठीक है, देशभक्ति के गाने लोगों के अंदर जोश पैदा करने के लिए। ओथ्स टेकन, कस्में खाई लोगों ने। एंड मार्टियस कमोमरेटेड, यानी कि लोगों ने क्या किया? शहीदों को याद किया। कमोरेट का मतलब होता है शो ऑनर टू समवन, यहाँ पर समवन कौन है? मार्टियर्स हैं। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, सब के सब क्या है? किसके अंडर में काम हो रहा था ये? कि हमें देश बनाना है, देश, नेशन मेन बात है। नेशनलिज्म जो है ना उसमें नेशन मेन है। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws
फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। कुल मिला के अब पूरे देश के जितने भी सिटीजन हैं उन सब के लिए एक जैसा कानून, एक जैसे नियम, एक जैसी पूरी टेरिटरी में जितने भी लोग रहते हैं कि ऐसा फॉर्मूला बनाओ, ऐसा नियम बनाओ कि सबके लिए एक जैसा काम हो, यानी कि कोई राजा अलग नहीं होगा, प्रजा अलग नहीं होगी, सबके लिए एक जैसा कानून चलेगा। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड। जितने भी उनके इंटरनल कस्टम्स थे, यानी कि आपस देश के अंदर ही कोई टैक्स लग रहे हैं या फिर कोई ड्यूटीज लग रही है, मतलब सामान इधर से उधर ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसी में टैक्स लग जा रहा है, ये सारे के सारे अबोलिश कर दिए गए। अबोलिश करने का मतलब क्या होता है बेटा? एबोलिश यानी कि किसी नियम को हटा देना, किसी रूल को क्या कर लेना, आउटलॉ कर देना, ठीक है, आउटलॉ कर देना, आउटलॉ कर दो, अबोलिश कर दो, ठीक है। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वाज अडॉप्टेड, और वहाँ पर कुल मिला के ये किया गया कि एक जैसा नापने का मेजर्स और एक जैसा तोलने का सिस्टम अडॉप्ट किया गया। यानी कि पहले यानी कि नापने और तोलने का सिस्टम भी अलग अलग चलता था। अब नापने और तोलने का सिस्टम अलग कैसे चलता था, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे कि जो 1 फीट होता है, 1 फीट, उसके अंदर हम जानते हैं कि 12 इंचेस होते हैं, 12 इंचेस। तो एक जगह वहाँ पे क्या होता था, एक जगह तो 1 फीट का 12 इंच है, लेकिन कहीं दूसरी जगह जाओ तो वहाँ पे 10 इंच हो जाएगा, कहीं तीसरी जगह जाओ तो वहाँ पे 11 इंच हो जाएगा। यानी कि कुछ भी फिक्स सिस्टम नहीं था। जैसे हमारे यहाँ पे चलता ना बीघा, बीघा जो होता है ना, बीघा खेती में अपन नापते हैं बीघा, तो कहीं कहीं पे क्या होता है, बीघा 10 आरी का होता है, कहीं पे 20 आरी का होता है, कहीं 25 आरी का होता है। इसका कोई फिक्स नियम नहीं है आज भी, ये किसानों के हिसाब से चलता था, ऐसा नियम चलता था। रीजनल dialects were discouraged, and French, as it was spoken and written in Paris, become the common language of the nation। और फिर जितने भी डायलेक्ट्स थे, लोकल बोलियां थी, डायलेक्ट्स मतलब क्या होता है, बोलियां, जितनी भी बोलियां थी उनको बंद कर दिया गया, और कुल मिला के फ्रेंच लैंग्वेज को पूरा नेशन की लैंग्वेज बना दी गई, क्योंकि वहाँ पे पेरिस में फ्रेंच बोलते थे लोग, है ना, तो पूरे देश की वो लैंग्वेज बन गई। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from uh, despotism. In other words, to help other people, of Europe to become nation। तो जो रिवोल्यूशनरी थे उन्होंने कहा कि देखो, हम फ्रांस को तो फ्री कराएंगे ही कराएंगे, यहाँ पे फ्रीडम लेके आएंगे आएंगे, लिबरेशन लेके आएंगे आएंगे, लेकिन कुल मिला के हम चाहते हैं कि ये धीरे धीरे कहाँ फैल जाए, पूरी की पूरी बात यूरोप में फैल जाए। यानी कि उनका आइडिया था कि ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप में हमें क्या करना है, राजाओं से इनको मुक्ति दिलानी है देशवासियों को, ठीक है। तो ये आइडिया इन्होंने खुद ही दे दिया था लोगों को कि ऐसा करना है। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of the educated middle classes began setting up Jacobin Club। जब ये खबर फैली चारों तरफ कि भैया ऐसा मामला चल रहा है पूरे फ्रांस के अंदर, है ना, और डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, दूसरी जगहों पर भी ये बात फैली, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने अपना ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, और उस ग्रुप का नाम क्या रखा उन्होंने, जैकोबिन क्लब। ये ध्यान रखना आपको, जैकोबिन क्लब आगे जाके कुछ काम करेगा। तो ये किसने बनाया था, मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों ने बनाया था, स्टूडेंट्स वगैरह थे जिसके अंदर। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज। उनकी एक्टिविटीज़ और उनका जो कैंपेन चला उसने क्या कर दिया कि उन्होंने एक रास्ता तैयार कर दिया फ्रेंच आर्मीज के लिए, विच मूव्ड इनटू हॉलैंड। जो कहाँ चली गई, हॉलैंड चली गई, बेल्जियम चली गई, स्विट्जरलैंड चली गई, एंड मच ऑफ इटली इन 1790। और धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच गई है, इटली तक पहुँच गई। विथ द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर, जैसे ही ये आउटब्रेक हुआ यानी कि फैली रिवोल्यूशनरी लड़ाइयाँ, द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। कुल मिला के अब आर्मीज के साथ साथ उनका आइडिया भी पूरे दुनिया में फैलने लगा, अब्रोड फैलने लगा, यानी कि खास करके कहाँ फैलने लगा, यूरोप में फैलने लगा। अब थोड़ा नक्शा समझ लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये प्रूशियन एम्पायर है, प्रूशियन एम्पायर में कौन, सॉरी ये रशियन एम्पायर है, और यहाँ पर देखिए प्रूशिया है। प्रूशिया मतलब आज की डेट में हम कह सकते हैं जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया मिला के प्रूशिया बनता था, ठीक है। और ये यहाँ पर फ्रांस है, ये फ्रांस हो गया, ये नीदरलैंड हो गया, ये पुराने टाइम का नक्शा है, ठीक है। ये डेनमार्क हो गया, डेनमार्क आज भी यही है, लेकिन कुछ चीज़ों का चेंजेस आया है यहाँ पे। ये ऑस्ट्रिया भी दिख रहा है यहाँ पे, हंगरी दिख रहा है, ठीक है ना। ये ऑटोमन एम्पायर दिख रहा है, ठीक है, टर्की जिसको कहते हैं अपन। तो ये विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, Napoleon set about introducing many of these reforms that he had already introduced in France। देखिए,
जैसे ही टेरिटरी जो है वो किसके कंट्रोल में आई, नेपोलियन के हाथ में आई। ये जो जो फ्रांस का मामला है पूरा किसके हाथ में आ गया अब नेपोलियन के हाथ में जैसे ही आया तो ये पूरी कहानी आपने पढ़ रखी 9th में कि कैसे नेपोलियन के हाथ में आई। ठीक है, तो उसने क्या किए, बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे नए नए तरीके उसने इंट्रोड्यूस किए, जो उसने कहाँ पर कर रखे थे, फ्रांस में ऑलरेडी अप्लाई कर रखे थे। यानी कि ये फ्रांस से निकलकर अब नेपोलियन जो है वह दूसरी जगह जा रहा है। Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France। देखिए, जैसे ही नेपोलियन वहाँ आया पावर में तो उसने वापस से क्या किया, डेमोक्रेसी को तो पूरा ख़त्म कर दिया और वापस से मोनार्की इस्टेब्लिश कर दी थी। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड इफेक्टिव। लेकिन मैनेजमेंट की बात करें, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो नेपोलियन ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। क्या अच्छे काम किए उसने, जो है मैनेजमेंट को क्या बना दिया, काफ़ी रेशनल बना दिया, ठीक है, लॉजिकल बना दिया और एफिशिएंट बना दिया। यानी कि जिस व्यक्ति की जितनी पॉसिबिलिटी है काम करने की, जितनी संभावना उतना उससे काम करवाया। ठीक है, तो ये तरीके से उसने, इस तरीके से उसने ये सिस्टम चलाया। द सिविल कोड ऑफ 1804, इसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं, यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड, डिड ऑलवेज with all privileges based on birth, established equality before law and secure the right to property। क्या क्या काम किए उसने, ये जो नेपोलियन कोड था इसमें मुख्य काम क्या हुआ है, तो भैया जन्म से जो अधिकार मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो ख़त्म कर दिए, बहुत अच्छी बात है। इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने उसने सबको बराबर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और उसने कहा कि भैया आपकी प्रॉपर्टी आपके पास ही रहेगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। सारी अच्छी अच्छी बातें कर दी उसने यहाँ पर। ठीक है, तो लोग सारे खुश। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और ये कि ये नियम उसने फ्रांस के अंडर में जितने भी आसपास के जितनी भी टेरिटरीज थी, ठीक है, फ्रांस के अंडर में यहाँ आसपास की जितनी भी टेरिटरीज थी, ये फ्रांस है आपका, तो उन सब में भी ये कहीं लागू कर दिया। In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and memorial dues। उसने क्या क्या काम किए उन्होंने, एक तो डच में, स्विट्ज़रलैंड में, इटली में, जर्मनी में, सारे के सारी जगहों पर उसने मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव को क्या कर दिया, एकदम सिंपल कर दिया कि भैया इतना क्या डिफिकल्ट तरीके से चलाते हो, थोड़ा सिंपल तरीके से चलाओ। अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, उसने जो फ्यूडल सिस्टम था ना उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, है ना। अब देखो फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, एक मिडवेल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच द लैंड वाज हेल्ड बाय नोबल्स इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सर्विस एंड पीजेंट्स वर्कड द लैंड फॉर नोबल्स। यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या समझ रहे हो, कि जो ज़मीनें होगी वो किसकी होगी, वो ज़मीनें होगी राजाओं की, मोनार्की, या फिर जिसको कहते हैं अपन नोबल्स के पास होगी। ज़मीनें किसके पास होगी, नोबिलिटी के पास होगी, है ना। और ये जो किसान या पीजेंट्स काम करेंगे वो कैसे काम करेंगे, एज मतलब काम करो और बदले में तुमको क्या मिलेगा, इनकी तरफ से मिलिट्री का सपोर्ट मिलेगा, इनकी तरफ से तुम्हें और सर्विसेज मिलेगी, है ना। तो ये सारी चक्करों में ये किसान यहाँ पर काम करते थे, फ्यूडल सिस्टम को वहाँ से ख़त्म कर दिया। एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम। अब सर्फडॉम क्या चीज़ होती है, देखो सर्फडॉम वो होती है कि भैया तुम क्या करो, खाली बस सर्विस दो हमें, है ना, बाकी डोमिनेट कौन करेगा, हम करेंगे। एंड यानी कि यहाँ पर जो उधारी वगैरह का सिस्टम था, मेमोरियल ड्यूज थे पुराने, मेमोरियल ड्यू, वो सारे उनसे फ्री कर दिया, यानी कि बकाया वकाया जो भी कर्जा, कर्जा मुक्त सरकार कर दी उन्होंने। इन द टाउन्स टू गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए उन्होंने। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, और उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी क्या कर दिया, इम्प्रूव कर दिया। पीजेंट, आर्टिजन्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड द न्यू फाउंड फ्रीडम। अब जितने भी ये लोग थे, कौन कौन, इसमें किसान है, पीजेंट्स हो गए, आर्टिजन हो गए, वर्कर हो गए, नए बिजनेसमैन, इन लोगों को बड़ा मजा आ गया यार, ये अच्छा हुआ, मतलब नेपोलियन तो अच्छा आदमी है। Businessmen and small scale producers of good, in particular, began to realize that uniform law, standardized weights and measures, and common national currency would facilitate the movement of exchange of goods and capital from one region to another। जो नेपोलियन, ये रहा नेपोलियन, ठीक है, इसने जो सिस्टम लाया है कि एक जैसा वेट का सिस्टम, नापने तोलने का सिस्टम एक जैसा होना चाहिए, करेंसी एक जैसी होनी चाहिए,
है ना। ये सारे सिस्टम की वजह से जो सामान खरीदना बेचना है वो क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। एक कंट्री में आप कुछ भी सामान खरीदना बेचना है, एक जैसी करेंसी चलेगी, तो तुमने रुपए दिए मैंने रुपए ले लिए, मैंने रुपए दिए तुमने रुपए ले लिए, मैंने किलो में तोला 1000 ग्राम, तुमने भी किलो में तोला 1000 ग्राम, किसी का फायदा नुकसान किस नहीं, मतलब बड़े बढ़िया काम चलेगा एकदम व्यवस्थित। However, in the areas conquered, the reaction of the local population of French ruled was were mixed। लेकिन देखो जहाँ जहाँ पर भी नेपोलियन ने जीता, कॉन्कर्ड किया, वहाँ वहाँ पे लोगों का जो रिएक्शन था ना काफ़ी मिक्स्ड था, मतलब काफ़ी मिला जुला था। इनिशियली इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज़ ऑफ लाइक ब्रुसेल्स, और यहाँ पर मैंस, मिलान एंड वर्सो, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। इन सारी जगहों पे तो काफ़ी लोगों ने वेलकम किया कि वाह यार बहुत अच्छी लिबर्टी आई है हमें। बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। लेकिन जो शुरू शुरू में जोश जागा ना लोगों के मन में, धीरे धीरे ये नफरत में बदल गया, हॉस्टिलिटी में बदल गया। एज इट बिकम क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम। कुल मिला के धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि ये जो हमें ऐसा सिस्टम मिला है ये हमें कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है इंक्रीज टैक्सेशन, क्योंकि क्या न किया उसने, टैक्स बढ़ा दिए, गलत बात। सेंसरशिप ला दी, मेरे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, गलत बात। फोर्स्ड कॉन्स्प्रिक्शन कॉन्स्प्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, उन्होंने क्या किया कि ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी के अंदर लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया, गलत बात। रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप, क्योंकि वो क्या चाहता था, पूरे यूरोप में अपना जीतना चाहता था। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। ये सारे जितने भी गलत गलत काम थे ना, वो उसने कितना भी अच्छा काम किया हो, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए हो, उन सब में नुकसान हो गया, यानी कि वो सारा भुला दिया लोगों ने। उन्होंने कहा नहीं यार ये तो सारा नुकसान ही हो गया अपने को, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर है, उसको आप सॉल्व करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।